Hello friends, welcome again to our lecture series of STET PGT solutions। जो फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। और बी आपको दिया है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीजेस विद द लोअरिंग ऑफ प्रेशर। तो ये दोनों आपको ए और बी स्टेटमेंट दी हैं। आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन 4 जो दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये जानना है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो मीन फ्री पाथ का जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, ज़्यादातर गैसियस मॉलिक्यूल के कंसेप्ट में इसको हम लिखते हैं, सॉलिड स्टेट में भी लिखा जा सकता है। तो किसी भी सिस्टम के अंदर, मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जब तक कोलाइड नहीं करता उस समय तक उसका जो पाथ होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, यानी कि जैसे वो सारा उसका जो मोशन है उसको कंसिडरेशन कर लिया, नंबर ऑफ कोलिजन वो करता रहेगा, जिगजैग टाइप का मोशन भी उसके अंदर आएगा। तो फ्री पाथ वही है जब तक वो कोलिजन नहीं करता। ठीक है, तो जितने भी फ्री पाथ होते हैं उन सबका मीन निकाल लें तो मीन फ्री पाथ का वैल्यू आपके पास आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कहता है कि मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके पास, और दूसरा इसने लिखा है एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो। तो मीन फ्री पाथ जो है वो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे या कम होंगे इस बात पे श्योरली डिपेंड करेगा, और मॉलिक्यूलर क्रॉस सेक्शन जो है उस पर भी डिपेंड करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए गैस इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर जब डिक्रीज करेंगे तो उस समय ये कहता है कि मीन फ्री पाथ जो है वो तो इंक्रीज कर जाएगा, बट नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो डिक्रीज करेंगे। तो सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया कि मीन फ्री पाथ यानी कि एक मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल से कोलाइड करने से पहले का जो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं। तो सिंपल सा है कि मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन घटेंगे तभी बढ़ेगा, और प्रेशर डिक्रीज करने से ये दोनों चीजें होती हैं। प्रेशर डिक्रीज करने से आपके पास कोलिजन डिक्रीज हो जाएगा, कोलिजन डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली पार्टिकल ज्यादा समय तक, ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, तो मीन फ्री पाथ की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो स्टेटमेंट बी भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो दोनों को हम चेक कर लेते हैं। इसमें पहले में दिया है स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर ट्रू, सेकंड में दिया है स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर फॉल्स, उसके बाद में ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्योंकि ठीक है तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा बेटे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 99। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? अ थिक रोप ऑफ लेंथ L इज हैंगिंग फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए रूम, यानी एक रूम की छत के ऊपर एक आपने एक रोप को फिक्स कर दिया। इफ y and rho be the respectively the Young's modulus and density of a material, its increase in length due to its own weight, यानी जो ये रोप है इसका खुद का जो वेट है, इस वेट की वजह से ये हैंग करने के बाद में इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आएगा, उस वैल्यू को आप लोगों ने आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट स्टूडेंट का गलत हुआ था उस समय जब ये क्वेश्चन, ये एग्जाम हुआ। गलत इसलिए हुआ कि उन्होंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया था, बट ये क्वेश्चन बेटा इंटीग्रेशन की हेल्प से सोल्व किया जाएगा, तभी इसका ऑप्शन जो है वो ठीक आएगा, आंसर ठीक आएगा। अदरवाइज इसका आंसर गलत ही बच्चे करके आए थे। तो ये कैसे आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, उसको समझो। हम क्या करते हैं, ये जो कंप्लीट रोप है इसका लेंथ जो कोई भी है, सपोज करते हैं कि L है, यानी कंप्लीट रोप का इन्होंने दे भी रखा है कि L लेंथ का रोप हमारे पास है। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं कि एक पोर्शन कंसिडरेशन कर लेते हैं x डिस्टेंस के बाद में, और छोटा सा पोर्शन dx हमने ले लिया। तो पहले हम क्या करेंगे, इस dx पोर्शन के अंदर, इस पार्ट के अंदर कितना इंक्रीज इसकी लेंथ में आएगा उस चीज को निकालेंगे। फिर इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, और लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to L, और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, और एक कंसेप्ट आपको ये जानना है कि यंग्स मॉडुलस कैसे निकलता है। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जब करते हैं तो यंग्स मॉडुलस आपके पास आएगा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल का भी आपको ध्यान होना चाहिए, वो क्या चीज होती है, तो वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये सारे डाटा आपको दिए हुए हैं, और इस क्वेश्चन को आप कैसे प्रोसीड करेंगे उसको समझो। तो सबसे पहले आप इस छोटे से पोर्शन dx के अंदर स्ट्रेस कितना बनेगा उसको निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट हमने यहीं से करना है।
स्ट्रेस इन स्मॉल पॉट, यानी कि सिंपल लिख रहा हूं मैं, dx के अंदर हमारे पास कितना स्ट्रेस आ सकता है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बट इस स्मॉल पोर्शन के अंदर जो फोर्स है वो कितना लग सकता है, जितना इसका वेट है रोप का और ग्रेविटी के हिसाब से लग जाएगा, तो सिंपली हम लिख देंगे उसको mg। ठीक है, और एरिया जो है इस पोर्शन का लेट कर लेते हैं कि a है एरिया। ठीक है, तो ए एरिया हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं जनरली, तो ए एरिया हमारे पास आ गया ये। अब mg को लिखने का तरीका क्या होगा, यानी जो m है, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ dm लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी m मास जो है वो इसका आपने लेट किया है, ठीक है, छोटे से पोर्शन का, और इसकी वैल्यू निकालने का तरीका यहां से निकलेगा। डेंसिटी जो है वो हमें पता होता है, यानी कि डेंसिटी जो है वो आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं नीचे, डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या होता है बेटे, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस छोटे से पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोगों ने, यानी इस पूरे रोप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए लेट किया है, तो dx अगर इसकी लेंथ है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू dx हो जाएगा। और क्योंकि आपको अभी ये मास निकालना है, इसको मैं काम करता हूँ, इसको dm लेट कर लेता हूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। dm की वैल्यू निकालनी है, यानी कि dm वो मास है जो इस पोर्शन का है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेंसिटी का वैल्यू। तो इस डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करके और वॉल्यूम के फॉर्मूले को यूज करके आप इसके मास को लिखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, यानी इसके फोर्स के फॉर्मूले को लिखने की ट्राई करते हैं, तो उसको देखते हैं कैसे हमारे पास रिजल्ट में आएगा। भाई dx इसकी लेंथ है, एरिया इसका a है, ठीक है, और इस डाटा को जब आप लिखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो किस तरीके से आएगा, द रिजल्ट विल बी dx लेंथ जो इसकी है इनटू इट्स डेंसिटी इनटू ग्रेविटी डिवाइड बाई जो आपके पास दे रखा है एरिया। ठीक है, अब क्योंकि ये मास पर यूनिट वॉल्यूम था, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बनाना है, तो उसको मैं काम करता हूँ, a से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यानी मैंने क्या कर दिया भाई, मैं स्मॉल मास निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा। वॉल्यूम किसका, इस स्मॉल पोर्शन का, a इंटू डी एक्स हो गया, डेंसिटी कितनी है, रो है, तो ये मैंने लिख दिया, यानी डीएम की जगह पे लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे, डीएम जो है उसको लिखा जा सकता है रो इंटू डी, और हमारे पास रो एज इट इज है, डीवी क्या है एक्चुअल में, a इंटू डी एक्स है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ यूज कर ली है। चलो, एरिया से एरिया का वैल्यू कट जाएगा और आपके पास वैल्यू क्या बचेगा, रो इंटू जी इंटू डी एक्स। ये किसका आंसर आ गया, ये स्ट्रेस का आंसर आ गया। अब बेटा आप निकाल लेते हैं इसके अंदर, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसमें स्ट्रेन कितना हो सकता है। स्ट्रेन का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि इंक्रीज कितना किया लेंथ के अंदर, और उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने जो कंसिडरेशन किया था, हमने x डिस्टेंस के ऊपर कंसिडरेशन किया था, तो उसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो dl इंक्रीमेंट उसके अंदर आ गया x लेंथ के अंदर, और टोटल लेंथ हमारे पास कितना था, जो अज्यूम किया था हमने वो x किया था। अब इस फार्मूला दोनों वैल्यू हमारे पास आ गए, तो अब आप डेफिनेशन यूज कर लो यंग्स मॉडुलस का, और वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू जो है वो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस विल बी गिवन बाय स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो रेशियो करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, रो इंटू जी इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी एल, और इसके डिवाइड में x, ये हमारे पास आंसर आएगा। बट आपको आंसर किस चीज का निकालना है कि टोटल लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो पहले इस पोर्शन के हिसाब से डीएल इंक्रीमेंट अगर हुआ है, तो यहाँ एक काम करते हैं, आप डीएल का वैल्यू पहले इसमें से अलग निकाल लो। तो डीएल का वैल्यू निकालेंगे तो ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डीएल का वैल्यू आपके पास कितना बनेगा, रो इंटू जी इंटू एक्स डी एक्स और डिवाइड बाई दिस यंग्स मॉडुलस। ये आपके पास डीएल का वैल्यू है, और डीएल इसमें छोटे से पोर्शन के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है एक्स डिस्टेंस के बाद में। तो टोटल में इंक्रीमेंट कितना होगा, यानी लेंथ टोटल कितना इंक्रीज करेगा, उसके लिए बेटा आप कर दो इस डीएल का इंटीग्रेशन। तो उसको हम लोग डेल्टा एल अगर लिखना चाहें तो दैट विल बी फाइंड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएल, और तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई वाई, और इंटीग्रेशन की लिमिट लग जाएगी 0 टू l, क्योंकि टोटल लेंथ l हमारे पास है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये सारा तो कांस्टेंट है, रो इंटू जी, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2,
तो रो जी अपॉन वाई तो कांस्टेंट है, और x का हो गया बेटा एक्स स्क्र डिवाइड बाई 2, और इस पे लिमिट लग जाएगा 0 to L। तो इस लिमिट को जब आप सोल्व करेंगे तो ये बन गया आपके पास 1/2 रो इंटू जी डिवाइड बाई वाई इंटू एल स्क्र। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसका एक्चुअल रिजल्ट ये बन जाएगा रो इंटू जी इंटू एल स्क्र डिवाइड बाई 2y। ये हमारे पास आंसर आएगा। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो सेकंड ऑप्शन में बेटा ये आपके पास रिजल्ट में है। ठीक है, जो इसको विदाउट इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे उनके साथ दिक्कत आएगी, उनका ऑप्शन बेटा फर्स्ट जो है वो रिजल्ट में निकलेगा, और मैक्सिमम बच्चे इसी क्वेश्चन को फर्स्ट ऑप्शन के साथ रिजल्ट में करते हैं, बट एक्चुअली इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 2 है। ठीक है, तो बने रहिए इस तरीके से, हमारे पास नए नए क्वेश्चंस आपको मैं जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे करवाऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।